इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। लखनऊ में कड़ाके की सर्दी का असर लगातार बना हुआ है और तापमान में गिरावट भी जो है वो भी दर्ज की जा रही है। बीती रात आपको बताते हैं न्यूनतम तापमान तकरीबन 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया, जिससे ठिठुरता बढ़ती जा रही है। सुबह से ही शहर में घना कोहरा छाया हुआ है और धुंध छाई हुई है, जिसके चलते आसमान में सफेद बादलों की चादर नजर आ रही है। आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार दिन भर धुंध का असर बना रह सकता है और हल्की बारिश की भी संभावना यहां पर जताई जा रही है। ठंडी हवाओं के चलते लोगों के घरों से निकलने में परेशानी हो रही है। मौसम विभाग का दावा है कि आने वाले कुछ और दिनों तक सर्दी अपना सफर जारी रखेगी। किस तरीके से सफेद चादर जो है बर्फ की, कोहरे की माफ कीजिए, वो देखने को मिल रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी जो है वो इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और जानते हैं। अनुराग, देखिए, एक सफेद चादर जो है ठंड की वो देखने को राजधानी के अंदर मिल रही है और खास तौर पे देखिए मैं जानना चाहूंगा आप, क्योंकि देखिए सुबह की बात की जाए तो 6 डिग्री तक टेम्परेचर यहां पर जो है तापमान दर्ज किया जा रहा है। ये देखिए समृद्ध, जो ठंड का प्रचंड रूप है वो उत्तर भारत समेत लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो पारा है देखिए वो बेहद नीचे तक लुढ़क गया है। तकरीबन 6 डिग्री सेल्सियस वो न्यूनतम पारा है जो पहुंचा बीती रात, और कहीं ना कहीं एक ठिठुरन भरी रात जो है वो देखने को मिली है। लखनऊ ही नहीं, लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए ठंड का कहर जारी है, एक प्रचंड रूप जारी है। और बाराबंकी वो जनपद है लखनऊ के पास का जहां पर राज्य की सबसे ठंडी रात जो है वो दर्ज की गई है। तो देखिए ठंडक जो है वो अपने शुमार पे है। इसी बीच मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश की भी संभावनाएं हैं। तो जहां एक और अभी तक शीतलहर की हवाएं परेशान कर रही थी, ठिठुरन परेशान कर रही थी, यातायात बाधित हो रहा था कोहरे के चलते, तो वहीं दूसरी अब आफत जो है वो बारिश के रूप में ही बरसेगी और ठंडक और बढ़ेगी और जो पारा है वो लुढ़क जाएगा। बहरहाल इसके बीच में जो है वो एहतियातन तमाम जगहों पर जो साइन बोर्ड्स, डाइवर्जन्स हैं वो लगाए गए हैं जिससे जो यातायात है वो प्रभावित ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए जो सुबह के पहर में जीरो विजिबिलिटी वाला कोहरा हो रहा है, उसके चलते गाड़ियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए 11 वो ट्रेन्स हैं जो तकरीबन 8 से 9 घंटे की देरी से चल रही हैं। तमाम फ़्लाइट्स जो हैं उनको रद्द कर दिया गया है और साथ साथ कई फ़्लाइट्स को लखनऊ ना उतार करके सिर्फ बाबतपुर एयरपोर्ट, वाराणसी और तमाम अन्य एयरपोर्ट्स की ओर उनका रुख किया गया है। तो सिर्फ सड़क मार्ग ही नहीं, रेलवे मार्ग, यातायात के तौर पे हवाई मार्ग और तमाम जो मार्ग अन्य रूप से खुल सकते हैं कम्यूटिंग के लिए, देखिए इन सभी पर असर पड़ रहा है सड़क मार्ग को छोड़ करके। सड़क मार्ग पे तो समस्या है ही, लगातार जो हादसे हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं तमाम जगह। इसके लिए जो पेट्रोलिंग है वो NHAI और यूपीडा की जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं वो कर रहे हैं। लोगों को अनाउंसमेंट करके टोल प्लाजा पे ही स्पीकर के माध्यम से बताया जा रहा है कि कितनी स्पीड रखनी है, किस तरह से गाड़ी को फॉलो करना है, कितनी सेफ डिस्टेंस रहनी चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद जो हादसे हैं देखिए वो दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन तस्वीर अगर मैं बात करूं लखनऊ की, तो लखनऊ में आँख मचौली भी देखने को मिल रही है। जहां थोड़ी सी सूरज की किरण अगर दिख भी जाती है तो एक राहत भरी किरण होती है, लेकिन थोड़े समय बाद ये ओझल हो जाती है। पूरे आसमान को सफ़ेद बादलों ने अपनी जद में ले रखा है, कोहरे ने विजिबिलिटी को ज़ीरो कर रखा है। और वहीं उस बीच जो मौसम विभाग है उसने चेतावनी जारी करी है कि अब बारिश की फुहार भी परेशान करने के लिए आतुर है और कुछ समय में हम देख सकते हैं कि बारिश होती हुई नजर आएगी, जिसके चलते जो पारा है वो और लुढ़केगा, ठिठुरन और बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए अनुराग, अब बारिश देखिए जब आती है वो तो खैर देखने वाली चीज़ होगी, उसके बाद किस तरीके से प्रभाव पड़ते हुए मौसम पे नज़र आता है ये भी देखने वाली चीज़ है। लेकिन देखिए बात अगर विजिबिलिटी की करें, दृश्यता की करें, तो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी कम दृश्यता रह गई है। ऐसे में कल 31 तारीख, फिर 1 जनवरी, ऐसे में लोग इसे उत्साह की तरह मनाते। अब सड़कों पे भी लोग जो है निकलते हुए नजर आते हैं। अब किस तरीके से प्रशासन कल और परसों यानी कि न्यू ईयर और न्यू ईयर ईव को लेकर सतर्क है इस सर्दी भरे मौसम के बीच में।
जी देखिए, बिल्कुल समृद्ध, आपने बिल्कुल सही कहा कि न्यू ईयर और न्यू ईयर ईव्स के दौरान जो है वो लोगों का आवागमन यातायात के तौर पर बढ़ जाता है, सड़कों पर भीड़ बढ़ जाती है। लेकिन जो कोहरे की चादर है वो कहीं ना कहीं परेशान करेगी उस यातायात को। ऐसे में जो ट्रैफिक पुलिस है उसने कई जगह पे जो ग्लोइंग साइन बोर्ड्स हैं, यानी कि जो एलईडी बोर्ड्स हैं वो डिप्लॉय किए हैं, जो कोहरे में जो दृश्यता है उसकी बेहतर दिखे, दूर से ही वो नज़र आ जाए कि आगे क्या है, इसको लेकर के पता रहे। और साथ में तमाम जगहों पे जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं वो शहर के अंदर भी कुछ इलाकों में डिप्लॉय किए गए हैं। खास तौर पे लोहिया पथ का वो इलाका जहां पर तकरीबन 8 लेन चौड़ी सड़कें हैं, सीधे ये 4 से 5 किलोमीटर का लंबा पैच है जहां पर गाड़ियां रफ्तार बढ़ती हैं। तो तमाम ऐसे पैचेस हैं जिनको चिन्हित किया गया है, फिर वो चाहे ईस्ट लखनऊ के अंदर ग्रीन कॉरिडोर का पैच हो, लोहिया पथ का पैच हो, शहीद पथ का कुछ इलाका जो लखनऊ को बाईपास करने वाला जो हाईवे है शहीद पथ, उसमें कुछ सारे पैच ऐसे हैं जहां पर अचानक से गोमती नदी के आसपास कोहरा बढ़ता है। और वहीं पर कुछ ऐसे प्रतिष्ठान संस्थान है जहां पर बड़ी संख्या में लोग जाते हैं पार्टी करने के लिए, न्यू ईयर का बैश सेलिब्रेट करने के लिए। तमाम मॉलों में से लुलु मॉल, फिनिक्स प्लासियो उसी इलाके में पड़ता है, वहीं पास में काना सिटी में पड़ता है। ऐसे में देखिए उन पूरे जोन में जो है वो पेट्रोलिंग बढ़ाई गई, एलईडी बोर्ड जो है वो लगाए गए और कोहरा अपना असर न दिखा सके और कोहरे के चलते कोई हादसा ना सामने आ सके, इसको लेकर के इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि न्यू ईयर का समय है, न्यू ईयर के प्री और पोस्ट दोनों ही पहरों में जो लोग हैं वो बाहर निकलेंगे, अपनों के साथ बाहर जाएंगे, एक नए साल का वेलकम जो है बिल्कुल धूमधाम से करेंगे। लेकिन इस बीच जो देखिए सुरक्षा है उसको भी बनाना बेहद जरूरी है और पुलिस कहीं ना कहीं सुरक्षा बनाते हुए नजर आ रही है। समृद्ध, बिल्कुल, देखिए मौसम के बीच सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा पहलू अपने आप में होता है। आप बने रहे अनुराग, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करते रहेंगे आपके साथ इस विषय पे, लेकिन फिलहाल आप बने रहे। देखिए किस तरीके से सर्दी का कहर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि लखनऊ में कोडिन युक्त कफ सिरप कांड के बाद खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन यानी कि एफएसडीए ने सख्त रुख अपनाया है। एफएसडीए ने शासन को एक अहम प्रस्ताव भेजते हुए दवा के थोक प्रतिष्ठानों की जियो टैगिंग की सिफारिशें भी की हैं। साथ ही थोक औषधि लाइसेंस प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और कड़ा बनाने पर जोर दिया गया है। प्रस्ताव में आपको बता दें कि भंडारण क्षमता का पूरा रिकॉर्ड रखने और दवाओं की खरीद फरोख्त का विवरण अनिवार्य करने की भी बात यहां पर सामने निकल के आ रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब आपको बता दें केंद्र सरकार से स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की गई हैं और आपको बता दें कि यहां पर जो है अब इस पूरे मामले में टेक्निकल पर्सनल के अनुभव प्रमाण का ड्रग्स इंस्पेक्शन द्वारा सत्यापन अनिवार्य करने की भी बात फिलहाल सामने निकल कर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो लखनऊ से सामने निकल के आ रही है, जहां कोडिन कफ सिरप के कांड के बाद अब यहां पर खाद्य औषधि विभाग काफी ज्यादा सतर्क होते हुए नजर आ रहा है। लगातार हमारे साथ बने हुए, सीधे उनके पास चलते हैं और रुक करते हैं उनका। देखिए अनुराग, कोल्ड कफ सिरप का मामला है अपने आप में काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें जो है एफएसडीए भी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। दवा थोक प्रतिष्ठानों की जियो टैगिंग की भी बात यहां कही जा रही है और खासतौर पर अब और ज्यादा सतर्कता बरतते हुए यहां पर सरकार नजर आ रही है। क्या जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही है अनुराग? और अब आप जा कर के देखें जो बात चल रही थी वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होती भी नजर आ रही है। लाइसेंसिंग की प्रक्रिया, साथ में कितना दवा का भंडारण आप कर सकते हैं, इसको लेकर के इस पे सख्ती बरतने की बात कही जा रही थी। अब कहीं ना कहीं वो चरितार्थ होती नजर आ रही है, क्योंकि तमाम जो लोग नेक्सस से जुड़े थे, शुभम जायसवाल के साथ जुड़े थे, उनके साथ में चीज़ें यही निकल के आई कि उनके भंडारण का कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया था। वो कितना ब्लैक जो है वो कर रहे थे उस सामान को, कोडिन कफ सिरप कहाँ कहाँ जा रहा था, क्योंकि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये दवा नहीं मिल सकती, लेकिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये सप्लाई हो रही थी
एक ब्लैक नेटवर्क चल रहा था। भंडारण का इसमें एक बहुत बड़ा खेल था, साथ साथ लाइसेंसिंग का। देखिए अब पत्र लिखा जा चुका है और FSDA जो है वो पूरी तरीके से कार्रवाई के मोड में है, और ये कार्रवाई जो है ये आगे की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, क्योंकि पीछे जो हुआ उसको लेकर के तो 100 से अधिक FIR भी देखने को मिली, 85 से अधिक जो लोग हैं वो गिरफ्तार भी किए गए। तो ये सारी चीज़ें कार्रवाई के रूप में देखने को मिली है। लेकिन अब आगे क्या होगा, आगे कोई ऐसी हिमाकत ना करे, कोई कागजी प्रक्रिया को घुमा फिरा करके या फिर कहीं व्यवस्था अगर लचर है अगर उसको भी ताक पे रखे, कहीं ब्लैक मार्केटिंग का नेक्सस शुरू ना हो जाए, ब्लैक मार्केटिंग अपना जो है वो उरूज पे काम ना करने लगे। इसको लेकर के देखिए एक बड़ी पहल नजर आ रही है। और FSDA अब लाइसेंसिंग, भंडारण, टैगिंग, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर चल रहा है, जो कहीं ना कहीं भविष्य में एक डाटा सरकार के पास रहने वाला है कि कौन सी ऐसी फर्म है जिसके पास कितना भंडारण है। अब सबका जो ब्यौरा है देखिए अब वो देना पड़ेगा। अब कोई भी चीज़ पर्दे में आप नहीं रख सकते या बेहद हल्के में नहीं रह सकती है। अब सब सरकार के डोमेन में रहेगा, FSDA विभाग के अंतर्गत सारा उनके डोमेन में रहेगा कि कहाँ आपने गोदाम बनाया है, कितने बाई कितने का वो हिस्सा है, उसमें कितनी बॉटल्स आपके पास हैं, कितने कार्टन्स हैं आपके पास में मेडिसिन के, सारा डाटा जो है समृद्ध अब सरकार के हवाले फर्म्स को करना रहेगा। बिल्कुल, देखिए बहुत शुक्रिया अनुराग को तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो किस तरीके से यहाँ पर अब केंद्र ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और इसके बाद अब यहाँ पर अब तूल पकड़ते हुए मामला नजर आ रहा है और FSDA भी अब इसमें पूरी निगरानी बरते हुए आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने उत्तराखंड को बड़ी आर्थिक राहत दी है। आपको बता दें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्य को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत खनन क्षेत्र में सुधार के लिए राज्य को 200 करोड़ की विशेष सहायता ऋण के रूप में स्वीकृत की गई है। यह राशि माइनर मिलर सुधारों और स्टेट माइनिंग के चलते बड़े कार्यों को पूरा करने के उपयोग से की जाएगी। आपको बता दें ये सहायता केंद्र सरकार के नियमों और राज्य सरकार के प्रस्ताव और खान मंत्रालय की संस्तुति के आधार पर की गई थी। तो आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा है कि इससे खनन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, पर्यावरण संवेदनशीलता और रोजगारोन्मुक्त बनेगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है अब केंद्र द्वारा 200 करोड़ की विशेष सहायता को मंजूरी दे दी गई। अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर देहरादून से जुड़ चुके हैं अभय के। अभय देखिए यहाँ पर जो है एक बड़ी सौगात कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड को मिलते हुए नजर आ रही है केंद्र की ओर से। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार को केंद्र की तरफ से सौगात मिली है, ये राज्य सरकार के उन सराहनीय कदमों का परिणाम है जिस पर राज्य सरकार ने बेहतर प्रबंधन यहाँ पर किया था, या खनन के क्षेत्र में हो या राजस्व प्राप्ति के क्षेत्र में हो। जिस प्रकार से राज्य सरकार ने यहाँ पर काम किया है उसी का इनाम राज्य सरकार को यहाँ पर मिला है। केंद्र की तरफ से जो राशि राज्य सरकार को यहाँ पर दी गई है उसका बेहतर प्रबंधन आगे यहाँ पर हो सके, यानी उसका जो सही इस्तेमाल है जिसके उपयोग के लिए वो करने का काम यहाँ पर करने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की गई है, और उसपे जो दिशा निर्देश केंद्र की तरफ से दिए गए उसको पालन करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और जिस प्रकार से राज्य सरकार का संकल्प था, जो राज्य सरकार ने कहा था कि बेहतर प्रबंध यहाँ पर करने हैं, मुख्यमंत्री ने जो चीजें यहाँ पर कही थी उसका अधिकारियों की तरफ से अच्छे से पालन यहाँ पर किया गया। एक रणनीति के तहत, एक कार्य योजना के तहत बेहतर काम यहाँ पर राज्य सरकार के यहाँ पर हुए, और उसी के परिणाम के चलते केंद्र की तरफ से राशि यहाँ पर राज्य सरकार को यहाँ पर मिली है। आने वाले दिनों में समझा जा सकता है कि सरकार की जो चुनौतियां हैं वो बड़ी इस रूप में रहेगी कि जो प्रबंधन इस रूप में यहाँ पर सरकार की तरफ से किया गया था, जिसके लिए बेहतर रणनीति यहाँ पर बनाई गई थी, वो आने वाले दिनों में भी इम्प्लीमेंट उस पर सही तरीके से हो सके, उसको लेकर काम करने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। और उसके लिए बाकायदा अधिकारियों के, कर्मचारियों की जो जिम्मेदारी है उसको तय करने का काम राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर किया गया। और यही वजह है कि अब इस दिशा में सरकार बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है, उचित प्रबंध यहाँ पर किए जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी इस तरीके के सकारात्मक परिणाम और यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अभय जिस तरीके से आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं देखिए तकनीकी सुधार और रोजगार में भी जो है इजाफा देखने को मिल सकता है। आप बने रहे हमारे साथ अभय। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि देहरादून में दिवंगत एंजल चकमा के इलाज के दौरान हुए समस्त चिकित्साई खर्च को उत्तराखंड सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार ने इस पीड़ादायक समय में शोकाकुल परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़े रहने का भरोसा दिलाया है। सरकार की ओर से परिवार को हर संभव सहायता प्रदान किए जाने की भी बात कही गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पीड़ित परिवार को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी पड़ेगी। इसी के साथ आपको बता दें साथ ही मामले को न्याय सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी बताया है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भी
आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन यहां पर सरकार की ओर से दिया गया। तो आपको बता दें, इलाज के लिए पूरा खर्च उठाने की बात यहां पर उत्तराखंड सरकार की ओर से कही गई। हमारे साथ अभय कैंथुरा हमारे संवाददाता जो हैं लगातार बने हुए, सीधे उनके पास चलते हैं, रुक करते हैं। देखिए अभय, उत्तराखंड सरकार ने साफ तौर पे यहाँ पे आश्वासन दिया है कि देखिए जो दोषी है उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी, लेकिन अब साथ में ये खबर भी सामने निकल के आ रही है कि इलाज का भी पूरा खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी। बिल्कुल, राज्य सरकार की तरफ से जो छात्र थे जो यहाँ पर अध्ययनरत थे, जिनका बीते रोज यहाँ पर कह सकते हैं जिनकी हत्या यहाँ पर हुई है, उस पूरे मामले पर ये कह सकते हैं कि जो इलाज का खर्च यहाँ पर रहा है उस खर्च को वहन करने का काम राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से बाकायदा इसके निर्देश यहाँ पर जारी किए गए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पूरे निर्देश यहाँ पर दे दिए गए थे और अब ये कह सकते हैं कि मृत्यु के बाद में जो उनके इलाज का जो खर्च, यानी हॉस्पिटल में जो उनका खर्च जो हुआ है, चाहे वो इलाज का किसी भी रूप में हो, उसका पूर्ण वहन राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। उसके आदेश यहाँ पर कर दिए गए हैं। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो पीड़ित परिवार है, जो शोकाकुल परिवार है, उनके परिजनों से बात यहाँ पर की है। उन्हें एक आश्वस्त यहाँ पर किया है कि जो इस पूरे प्रकरण में जो लोग दोषी हैं उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने का काम यहाँ पर किया जाएगा, उनको कठोर से कठोर सजा देने का काम यहाँ पर होगा। और इस प्रकार से उत्तराखंड में किसी भी रूप में जो माहौल है उस माहौल को बिगाड़ने का काम यहाँ पर नहीं किया जाएगा। लोगों को आश्वस्त किया जाएगा, खासतौर पर जो छात्र यहाँ पर दूसरे राज्यों से पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं उनको बेहतर पढ़ाई का माहौल यहाँ पर मिल सके, उसको बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। पुलिस की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को तय करने का काम यहाँ पर किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए अभय, कहीं ना कहीं अब जो है सरकार की ओर से एक सराहनीय कदम, लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय उन छात्रों के लिए भी जो बाहर से पढ़ने आ रहे थे। इस दुर्घटना के बाद कहीं ना कहीं सवाल तो देखिए कहीं ना कहीं खड़े हो गए। आप बने रहे अभय हमारे साथ, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको एक और बड़ी खबर बता दें जो फिलहाल उत्तराखंड से निकल के सामने आ रही है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला। सीलापानी भिकिया के पास यहां पर जो है एक बस खाई में गिर गई है, जिसके बाद आपको बता दें हादसे में करीब 6 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। सीलापानी के पास यहां पर खाई में बस गिर गई है और आपको बता दें कई यात्रियों के घायल होने की भी आशंका फिलहाल जताई जा रही है। स्टीयरिंग फेल होने से यह हादसा हुआ है। रेस्क्यू जारी है, प्रशासन मौके पर मौजूद है। बड़ी खबर फिलहाल जो सामने निकल के आ रही है आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा हादसा जो है वो देखने को मिला। हादसे के चलते कहीं ना कहीं जो बस है वो खाई में गिर गई। स्टीयरिंग फेल होने की वजह से ये पूरा हादसा जो है बताया जा रहा है। सीलापानी के पास का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है, जहां बस जो है वो खाई में गिर गई और यहां पर करीब 6 लोगों की मौत की सूचना फिलहाल सामने निकल के आ रही है। फिर से चलते हैं हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा के पास जो हमारे साथ लगातार फोन लाइन पे बने हुए हैं। अभी देखिए यहाँ पर एक कहीं ना कहीं दुखद घटना, लेकिन रेस्क्यू लगातार जारी है। अल्मोड़ा में बस का स्टीयरिंग फेल होने से यहां पर 6 लोगों की मौत की खबरें फिलहाल सामने निकल के आ रही हैं। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट, किस तरीके से अब रेस्क्यू वहां पर चल रहा है? अबे अगर आपको मेरी आवाज आ पा रही है? चलिए, हो सकता है कुछ तकनीकी खामियों का सामना यहां पर देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको बता दें किस तरीके से बड़ी खबर फिलहाल जो अल्मोड़ा से सामने निकल के आ रही है, जहां उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया जिसमें फिलहाल 6 लोगों के मौत की सूचना की खबर फिलहाल सामने निकल कर आ रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें नववर्ष पर मथुरा में प्रस्तावित अभिनेत्री सनी लियोनी के कार्यक्रम को लेकर साधु संतों में तीव्र आक्रोश देखने को मिल रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के एसपी राजकाज दिनेश प्रभारी महाराज ने कार्यक्रम को रोकने की मांग करते हुए जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि धर्मनगरी मथुरा को फूहड़ता और अश्लीलता के कलंकित करने की साजिश की जा रही है। उनका आरोप है कि ऐसी योजनाओं से धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। साधु संतों का कहना है कि ब्रजभूमि साधना, भजन और पूजा की भूमि है, इसलिए ऐसे कार्यक्रम यहां नहीं होने चाहिए। उन्होंने आयोजकों पर कार्रवाई और कार्यक्रम निरस्त करने की मांग यहां पर उठाई। तो नववर्ष कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर देखिए किस तरीके से साधु संतों में एक गहरा रोष जो है वो देखने को मिल रहा है। साफ तौर पे यहाँ पर धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप साधु संतों की ओर से लगाया गया है। फिल्म अभिनेत्री सनी लियोनी के कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर जो है अब जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है।
तो हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक जो हैं वो जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। देखिए फारूक, यहाँ पर जो है अब सनी लियोनी के कार्यक्रम को लेकर साधु संतों में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट फिलहाल आपके पास? देखिए सम्राट, नव वर्ष पर मथुरा में होने जा रहे पॉर्न स्टार सनी लियोन के कार्यक्रम को लेकर साधु संतों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम को रोकने के लिए दिनेश फलारी महाराज ने डीएम को पत्र भी लिखा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ये मंदिर केस के याचिकाकर्ता हैं और धर्म नवदीजी को कलंकित और पूर्णता के और अश्लीलता को परोसने के लिए वे तैयार नहीं है। कृष्ण नगरी को साजिश के तहत करना चाहते हैं कुछ लोग बदनाम। कार्यक्रम को निरस्त कराकर आयोजकों पर कार्रवाई हो, ऐसे कार्यक्रम कराकर धार्मिक भावनाएं भड़काना चाहते हैं आयोजक। देखिए, नए साल में के अवसर पर होटल ललिता ग्रांड और होटल द ट्रंक सनी लियोन का कार्यक्रम है। साधु संत चाहते हैं कि सनी लियोन कौन फिल्म बना चुकी है, ये दिव्य गोलोक भूमि है। चलिए, बहुत शुक्रिया फारूक आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस विषय पर नजर जो है आप बनाए रखें, किस तरीके से आक्रोश जो है वो मथुरा के अंदर फिलहाल देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। जौनपुर में बढ़ती ठंड के बीच जिला प्रशासन ने अलाव, कंबल और असमई रेन बसेरे जैसी व्यवस्थाओं का दावा किया। हालांकि शाहगंज नगर स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर इस साल अस्थायी रेन बसेरे नहीं बनाए गए हैं, जिससे यात्री ठंड में ठिठुर रहे हैं। वहीं बस अड्डे से थोड़ी दूर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रेन बसेरा बनाया गया। मीडिया की टीम से उप जिलाधिकारी कुणाल गौरव ने सवाल किया तो उन्होंने गोल मटोल जवाब देते हुए जांच कराने की बात कही है। जिम्मेदार अधिकारी व्यवस्था को सही बता रहे हैं, जबकि वास्तविकता में यात्री ठंड से परेशान झेल रहे हैं। जौनपुर में ठंड से निपटने की प्रशासनिक तैयारियां। शाहगंज रोडवेज बस स्टैंड पर अस्थायी रेन बसेरे बनाने पर यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रेन बसेरा बनाया गया, जहां पर अब अधिकारी कहीं ना कहीं गोल मटोल चीजों को देखते हुए और जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। निपटने के लिए तहसील अंतर्गत जो है अलग अलग जगहों पे अलाव की व्यवस्था की गई है और उसे सत्यापित करने के लिए हमारे राजस्व कानून को फोटो के माध्यम सत्यापित भी कर रहे हैं और उसे जगह जगह पे वितरित करके जहाँ पे चौक चौराहे हैं, जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग हैं, वहाँ पे अलाव की व्यवस्था की गई है। सर, रोडवेज परिसर में अस्थायी रेन बसेरा न होने की समस्या होती है। अब एक तो अस्थाई जो है उसके बगल में 100 मीटर दूर की दूरी पे ही एक अस्थाई है अभी रेन बसेरा, जो कि संचालित नगर पालिका के द्वारा की जा रही है। दूसरी जो आप कह रहे हो उसका भी मैं जांच करा लेता हूं, लेकिन दूरी जो है वहाँ से मात्र 100 से 200 मीटर की है, तो उतनी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, उतनी असुविधा लोगों को नहीं होनी चाहिए। हर साल तो बनता है। इसकी मैं जाँच करा लेता हूँ। अगर पिछले साल बनाए तो अवश्य बनेगा इस बार। देखिए, अपने हॉस्पिटल शाहगंज में रैन बसेरे का व्यवस्था तो किया गया है, अलाव वगैरह सब कुछ है और बताने के हिसाब से देखा भी जा रहा है कि लाई है, वो है, भेली वगैरह भी है, तमाम लोगों को रुकने की व्यवस्था की गई है। थोड़ा दुख इस बात का है कि शाहगंज बस स्टॉप, रोडवेज और रेलवे स्टेशन, यहाँ भी यात्री आते जाते हैं, यहाँ भी लोगों की ज़रूरत है और होना भी चाहिए। क्यों इस वक्त रेलवे स्टेशन काफ़ी दूर यहाँ से हो गया है। कभी कोई ज़ईफ़ हों, बुज़ुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, आने जाने में असमर्थ हों, इसलिए स्टेशन और रोडवेज पे होना बहुत ज़रूरी है। हमारे क्षेत्र के लोगों से और सक्षम अधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि इसका भी व्यवस्था कराया जाए। बढ़ते ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था कितना आप देख रहे हैं, कितना धरातल दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी तो ठीक ठाक मामला चल रहा है। थोड़ा सा यही व्यवस्था कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा नगर पालिका के लोग। तो आपको एक बड़ी खबर बता दें जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है कि पिनाका मिसाइल का सफल प्रशिक्षण जो है यहाँ देखने को मिला है। डीआरडीओ ने किया था पिनाका का सफल टेस्ट। पिनाका के नए वर्जन का सफल प्रशिक्षण यहाँ पर जो है परीक्षण यहाँ पर डीआरडीओ की ओर से किया गया है। पिनाका के टारगेट पर सटीक अटैक किया। 120 किलोमीटर पर टारगेट तबाह करने की क्षमता यहाँ पर जो है ये मिसाइल रखती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। रक्षा के क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं जहां पिनाका मिसाइल का यहाँ पर सफल प्रशिक्षण करते हुए और परीक्षण करते हुए डीआरडीओ नजर आया है। आपको बता दें तकरीबन 120 किलोमीटर पर टारगेट तबाह करने की क्षमता जो है ये मिसाइल रखती है। डीआरडीओ ने यहाँ पर जो है इसका सफल टेस्ट किया है, जिसके बाद नए वर्जन के साथ एक सफल प्रयास यहाँ पर देखने को मिला है। पिनाका मिसाइल डीआरडीओ ने यहाँ पर जो है सफल परीक्षण इसका किया है, जिसके बाद अब यहाँ पर जो है टारगेट पर सटीक अटैक करने की खबरें किस तरीके से आ रही हैं कि देखिए जो मिसाइल है वो तकरीबन 120 किलोमीटर तक टारगेट तबाह करने की क्षमता यहां पर रखती है। 2, 1,
तो डीआरडीओ ने यहां पर देखिए पिनाका का एक सफल टेस्ट किया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर जो है परीक्षण किया गया है। टेस्टिंग में देखिए आपको बता दें 120 किलोमीटर पर टारगेट तबाह करने की क्षमता जो है ये मिसाइल रखता है, जिसके बाद आपको बता दें एक नए वर्जन का सफल परीक्षण यहां पर डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ओर से किया गया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए। आप देखते रहें और बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।